तो इधर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार का मुखिया चुनने के लिए रविवार को भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में तैयारी शुरू हो गई है। बैठक में शामिल होने के लिए तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षक कल सुबह रायपुर पहुंच जाएंगे। बैठक के बाद नए सीएम के नाम का ऐलान की यहां पर संभावना भी है। 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आने के ठीक एक सप्ताह बाद रविवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। बैठक में शामिल होने के लिए सभी 54 विधायकों को सूचना दे दी गई है और सभी को सुबह 11 बजे तक प्रदेश कार्यालय पहुंचने कहा गया है। इस बैठक के पहले प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की तैयारियों का जायजा लिया। साव ने बताया कि बैठक में तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षक के साथ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन, चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की कल बैठक है। पार्टी के द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी, सर्बानंद सोनोवाल जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम जी और पार्टी के हमारे प्रभारीगण ओम माथुर जी, डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, नितिन नवीन जी कल पार्टी के विधायक दल की बैठक लेंगे। बैठक कल 12 बजे आहूत की गई है। विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नामों का ऐलान रायपुर में होगा या फिर दिल्ली में, इसे लेकर जानकारी स्पष्ट नहीं है। लेकिन बीजेपी में परंपरा रही है कि बैठक के बाद ही विधायक दल का नेता चुन लिया जाता है। यही परंपरा बनी रही तो भाजपा सरकार के मुखिया का नाम सामने आ जाएगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। तो चलिए बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भाजपा से सीएम फेस को लेकर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। राजधानी रायपुर की जनता अपने अलग अलग ओपिनियन रख रही है। वहीं पिछले शासनकाल में रमन सिंह के कार्यकाल में भी कई लोग सराहना कर रहे हैं, तो कई लोग सीएम के नए फेस को देखना चाहते हैं। रमन सिंह जी को ही बनना चाहिए जी। कारण बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से संभाल रखा था। उनके वजह से काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छे से सुधरी हैं और आगे भी वो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। जो बच गया था, जो छूट गया था, जो नहीं हो पाया था, वो अगर फिर से बने तो बहुत अच्छा हो सकता है। बृजमोहन अग्रवाल जी एक तरह से मुझे लगता है कि बन सकते हैं। लड़कियों के लिए तो अभी रायपुर काफ़ी ज़्यादा अनसेफ हो गया है पिछले कुछ दिनों से, जैसे न्यूज़ आ रहे हैं, तो उसके लिए मतलब काफ़ी कुछ कर सकते हैं। चलिए बात करें छत्तीसगढ़ के प्रदेश की, तो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब तलब किया है। आपको बता दें, बृहस्पति सिंह ने प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस मामले में पीसीसी के प्रभारी महासचिव मलकित सिंह गेदू ने नोटिस जारी कर दिया है। इधर विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बृहस्पति सिंह के बाद पूर्व विधायक विनय जायसवाल ने अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विनय जायसवाल ने एआईसीसी के प्रभारी सचिव चंदन यादव पर गंभीर आरोप लगाया है। विनय जायसवाल ने कहा है कि चंदन यादव ने मुझसे टिकट की लॉबिंग के लिए 7 लाख रुपए की रिश्वत ली। जायसवाल ने पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव पर आरोप लगाया है कि जो राजदरबारी थे उनको टिकट दी गई है। इसके लिए फर्जी सर्वे रिपोर्ट भी तैयार कराई गई थी। हमारे साथ मौजूद है सरगुजा अंचल से आने वाले कांग्रेस के पूर्व विधायक विनय जायसवाल। कल जिस तरीके से पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह का बयान आया था हार के बाद, उन्होंने जो बातें कही, उसके बाद विनय जायसवाल जी का भी कुछ इसी तरीके का आरोप है। सर, हार मिली है, क्या कारण मानते हैं हार का? देखिए, 3 महीना पहले मीडिया रिपोर्ट की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें या आम जनता की बात करें, किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी लोकप्रिय सरकार जो कांग्रेस की है वो इस तरह से पिछड़ जाएगी या इस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की
करारी हार होगी। आज जब ये करारी हार हुई है तो हम लोग बहुत दुखी हैं, हम लोग बहुत क्षुब्ध हैं। सभी चैनलों के माध्यम से एक बात बोल रहा हूं कि जब मेरे साथ एक घटना हुई कि बेबीलोन इंटरनेशनल में और सर्किट हाउस में जो प्रभारी सचिव थे चंदन यादव 4 लाख और 3 लाख रुपए मुझसे लिए। अब उस समय जो बात थी कि पार्टी के खर्च हैं और ये हैं वो हैं, तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या वो पैसे पार्टी के काम में लगे, क्या पार्टी के पक्ष में उन पैसों को खर्च किया गया, और नहीं तो इस तरह के जो लोग छत्तीसगढ़ में आके लोकप्रिय सरकार को आज इतनी बुरी स्थिति में लाने के लिए जो जिम्मेदार हैं, इनकी जिम्मेदारी तय करते हुए इसमें जांच होनी चाहिए और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। गलत तरह से जो उसका इंटरप्रिटेशन किया गया है। आज मैं अपने टिकट की बात करूं तो मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं कि अगर मेरा सर्वे खराब था, मैं अगर हार रहा था तो मेरी टिकट कटी, उसका मुझे कोई गम नहीं है। पार्टी में अजीत जोगी बनने वाले जो लोग थे, अगर ये पार्टी में अगर ये लीडिंग पोजीशन में रहेंगे तो फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाले समय में बहुत सालों तक हम लोग फिर उसको देख नहीं पाएंगे। हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक विनय जायसवाल, जिन्होंने बड़ा गंभीर आरोप टीएस सिंहदेव और चंदन यादव पर लगाया है। अब देखने वाली बात होगी हाईकमान इस आरोपों की किस तरह से जांच करता है और इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। कैमरामैन अरुण के साथ स्वप्निल गौरखेड़े, आईएनएच न्यूज, रायपुर। इधर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद अब कांग्रेस नेताओं का गुस्सा फूट रहा है। पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह के बाद अब विनय जायसवाल ने प्रभारी सचिव चंदन यादव पर 7 लाख रुपए लेने का बड़ा आरोप लगाया है। मामले में भाजपा के महामंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार और चंदाखोरी होती है, टिकटों की खरीद बिक्री की जाती है, देश भर में कांग्रेस के सांसदों द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वहीं भाजपा के महामंत्री एवं विधायक केदार कश्यप ने से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन ने। अब कांग्रेस के पूर्व विधायक विनय जायसवाल ने बड़ा आरोप लगाते हुए अपने ही नेताओं पर एक बड़ा बयान दिया है। हमारे साथ इस वक्त केदार कश्यप हैं, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं। कांग्रेस नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं। बृहस्पति सिंह के बाद विनय जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है, कैसे देखते हैं इस बयान को, रिश्वत को लेकर के उन्होंने कहा है? देखिए, कांग्रेस में भ्रष्टाचार और जिस तरीके से चंदाखोरी होती है, टिकटों में खरीदी बिक्री होती है, ये तो सामने आ ही गया है। अभी तो ये शुरुआती है, अभी तो विधानसभा के परिणाम आए हैं, अभी तो लोकसभा के परिणाम आएंगे 6 महीने के बाद, तब और बहुत बुरी स्थिति इस कांग्रेस पार्टी की होगी। इनके लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे, सर फुटबॉल की स्थिति निर्मित होगी। इसके अलावा आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। कांग्रेस के सांसदों के घर से लगातार देखा जा रहा है कि आयकर के छापे चल रहे हैं, करोड़ों रुपए जो है नगद मिल रहे हैं, कैसे देखते हैं इसे? बिल्कुल, जो जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने इस देश को लूटने का काम किया है, आज उसका कहीं ना कहीं से लिंक अलग अलग जगह से मिल रहा है और उस पर आईटी और जिस तरीके से रेट पड़ रही है, उसके कारण से कांग्रेस में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना बंद करके पार्टी को अपना मुंह खोलना चाहिए। सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी को अपनी बात रखनी चाहिए। ऐसे भ्रष्टाचारी जो कहते हैं 2-2 बार चुनाव हार चुके हैं, उसे राज्यसभा सांसद बनाना 3-3 बार, ये किस ओर इंगित करता है? क्या पैमाना इस कांग्रेस पार्टी का है जो ऐसे आपराधिक तत्वों को ये राज्यसभा का सांसद? अंतिम सवाल, क्या लगता है इस कार्रवाई के बाद से अब क्या छत्तीसगढ़ से भी कोई इसका कनेक्शन मिल सकता है क्या? ये हो सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में क्योंकि जो धीरेन्द्र साहू हैं वो तो झारखंड के हैं और झारखंड के मंत्री ने यहाँ पर शराब की बेचने की नीति सीखने आए थे, यहाँ पर रणनीति सीखने आए थे और उन्हें भूपेश बघेल ने बहुत कुछ सिखाकर भेजा है। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी वो लिंक हो। मंत्रिमंडल के बाद मतलब जांच आप लोग करवा सकते हैं? वो अब सरकार बनने के बाद तय होगा। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री केदार कश्यप, जिन्होंने बताया कि लगातार कांग्रेस के जो सांसद हैं उनके यहाँ से करोड़ों रुपए की जो राशि है वो मिल रही है और भ्रष्टाचार का एक बड़ा आरोप जो है उन पर लगते यहाँ पर नजर आ रहा है। कैमरामैन भूपेश जांगले के साथ मोहम्मद हसन, NH 24/7, रायपुर।
इधर दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के साथ समीक्षा बैठक कर वापस लौटे दीपक बैज ने एक बड़ा बयान दिया है। दीपक बैज ने कहा है कि चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं। 2024 चुनाव को लेकर दिशा निर्देश हाईकमान ने दिया है। बैठक में हार की समीक्षा हुई है। आलाकमान के पास पहले ही अलग से रिपोर्ट थी। लोकसभा के लिए भी रिपोर्ट दिए गए हैं। वहीं पार्टी के खिलाफ हो रही बयानबाजी पर दीपक बैज ने कहा है कि आज पार्टी को मजबूत करने का समय है। कुछ लोग कमजोर करना चाहते हैं। AICC में हमारे छत्तीसगढ़ के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ समीक्षा बैठक हुई। हमारे आलाकमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी, माननीय राहुल गांधी जी, केशव वेणुगोपाल जी, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी कुमारी शैलजा जी के साथ तभी प्रभारी सचिव भी थे। चर्चाएं हुई, सभी नेताओं के साथ चर्चाएं हुई कि हमसे कहाँ चूक हुआ है, कहाँ गलती हुआ है, क्या और करना चाहिए था। इन संबंधों से चर्चा हुई सभी लोगों से और अपनी बातें सभी लोगों ने रखे। इधर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जातीय जनगणना के दाव को जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। यही वजह है पार्टी के टिकट पर सिर्फ 2 सर्वे में जीत मिली थी, जबकि टिकट दी गई थी कि 15 सर्वे की गई। आपको बता दें, दूसरी तरफ भाजपा ने 18 सर्वेरों को टिकट दी है, जिसमें 16 चुनाव जीते हैं। बिहार के रास्ते देश में मंडल की राजनीति करने और सत्ता हासिल करने का मंसूबा पाले विपक्षी दलों को छत्तीसगढ़ ने करारा झटका दिया है। दरअसल जातिगत जनगणना को अपने घोषणा पत्र में शामिल करने और हर सभा में जोर शोर से उठाने के बाद भी इसका जनता पर कोई असर नहीं दिखा। तभी तो सामान्य सीटों पर कांग्रेस के उतारे ज्यादातर सवर्ण नेताओं को हार का सामना करना पड़ा, वरना इनमें से एक भी सीट पर सामान्य वर्ग के वोटर निर्णायक नहीं हैं। इसके उलट भाजपा की टिकट पर सामान्य सीटों से सवर्ण प्रत्याशी खूब जीते हैं। इतना ही नहीं, पिछड़ा वर्ग ने भी भाजपा का ही साथ दिया है। आइए समझते हैं कांग्रेस की हार की कहानी। जातिगत जनगणना पर दिया जोर, ओबीसी बहुल सीटों पर भी हारे। पिछड़े वर्ग के 19 विधायक भाजपा से, कांग्रेस से 3 अल्पसंख्यक भी हारे। 15 अगड़ों में से 13 को मिली हार। भाजपा से 18 अगड़ों में से 16 जीते। कांग्रेस के सभी 8 ब्राह्मण प्रत्याशी चुनाव हारे। रविंद्र चौबे, अमितेश शुक्ल भी हारने वालों में। हारने वाले अगड़े में टीएस सिंहदेव जैसे अग्रवाल जैसे नेता। जीतने वाले 2 अगड़ों में राघवेंद्र सिंह और अटल श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजे ने न सिर्फ कांग्रेस की हार की कहानी बता रहे हैं, बल्कि जातिगत जनगणना और ओबीसी कार्ड जैसे मुद्दों की न चलने की गारंटी भी दे रहे हैं। तभी भाजपा ने छत्तीसगढ़ में चौतरफा जीत हासिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, IANS 24/7 रायपुर। इधर बात करें जगदलपुर की, तो जगदलपुर के भाजपा कार्यालय में पार्टी के पदाधिकारियों ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि ईडी और अन्य जांच एजेंसियों को लेकर कांग्रेस शुरू से रोना गाना करती रही है। वहीं उन्होंने जनता की गाड़ी कमाई की है, इसलिए उन्हें डर लगता है। अब देश में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बन गई है और जिन राज्यों में भ्रष्टाचार का मामला सामने आएगा, वहां से कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। झारखंड के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के जो व्यापारिक संस्था हैं, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, यहाँ पे आयकर विभाग का छापा पड़ा। छापा पड़ने से प्रथम दृष्टया वहां पे जो राशि मिली वो अभी तक 200 करोड़ और इसके बाद गिनतियां चालू है। कई अलमारी खुले नहीं है, बहुत सारे बैग अभी भी बंद पड़े हैं। इधर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर परिवहन विभाग के बैरियर और
चौकियों को बंद करने की मांग उठना शुरू हो गई है। बता दें, पूर्व परिवहन मंत्री और विधायक राजेश मूणत ने चुनाव प्रचार के दौरान वादा भी किया था कि वे कांग्रेस सरकार में चालू किए गए परिवहन चौकियों और बैरियर को बंद करवाएंगे। अब ट्रांसपोर्टर उनसे उम्मीद लगाए यहां पर बैठे हैं कि 16 परिवहन चौकियों और बैरियर पर फिर ताला लगेगा। दो 2016 में जीएसटी लागू होने के बाद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बैरियर और चौकियों के औचित्य पर सवाल खड़ा किया था। इसके बाद छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार ने सभी बैरियर और चौकियों को बंद कर दिया। बैरियर बंद होने से ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट भी राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन जैसे ही 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी तो फिर से परिवहन चौकियां और बैरियर चालू हो गए। अभी भी प्रदेश में 16 परिवहन चौकियां और बैरियर हैं, लेकिन अब ट्रांसपोर्टर पूर्व परिवहन मंत्री राजेश मूणत से मांग कर रहे हैं कि पूर्व की तरह इन सभी बैरियर और चौकियों को बंद किया जाना चाहिए। ये वसूली के अड्डे बन गए हैं। ट्रांसपोर्टर बहुत ही राहत महसूस कर रहे हैं। पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी ने अपनी एक सभा में हम सबको ये आश्वासन दिया है कि हमारा जैसी भाजपा शासन आ जाएगी हम सारे चौकी और बैरियर को समाप्त कर देंगे। निश्चित रूप से हर्ष का विषय है पूरे ट्रांसपोर्टरों के लिए। कांग्रेस के शासन में 3 स्तरीय वसूली चल रही थी, आरटीओ की, पुलिस की और ट्रैफिक की, जिससे हमको बहुत बड़ी राहत महसूस हो रही है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जब भी भाजपा का शासन बन रहा है उसमें परिवहन मंत्री के रूप में राजेश मूणत जी बने, क्योंकि राजेश मूणत जी का निश्चित रूप से आश्वासन हम सबको मिला है कि सारी बैरियर चौकी बंद की जाएंगी। वहीं इस मामले में पूर्व परिवहन मंत्री राजेश मूणत का कहना है कि हमारी सरकार की मानसिकता स्पष्ट है कि जनता को लूट खसोट से मुक्ति दिलाना। हमने पहले भी बैरियर और चौकियों को बंद किया था। इसे लेकर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। मैंने कहा हमारी सरकार आएगी तो सरकार की मानसिकता स्पष्ट है, लूट खसोट से मुक्ति दिलाना। हमने पहले भी अपने कार्यकाल में बंद किया था, लेकिन जिस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर ट्रांसपोर्टरों के साथ में परिवहन विभाग के अधिकारियों ने जिस प्रकार की लूट खसोट करके हरासमेंट करने का काम किया, उससे मुक्ति दिलाना, उसको व्यवस्थित करना, ये हमारी जिम्मेदारी और हम करेंगे। लेकिन यह सरकार आने के बाद में जांच चेकिंग के नाम पर, इस नाम पर अवैध धंधे चालू किए। ये सरकार की सोच ही यही थी कि गलत काम को प्रोत्साहित करना। वो समय रहते मैं तो आग्रह करूंगा कि अधिकारी कोई भी हो, समय रहते ठीक हो जाए तो अच्छा, नहीं तो जिस दिन निर्णय होगा उस दिन उनके ऊपर भी घास गिरने में देरी नहीं होगी। बहरहाल अब देखना है कि बैरियर और जांच चौकियों को लेकर पूर्व मंत्री राजेश मूणत के वादे पर सरकार क्या रुख अपनाती है, क्योंकि बैरियर और चौकियों के बंद होने से कहीं न कहीं ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर को बड़ी राहत मिल रही थी। उम्मीद की जानी चाहिए कि पुरानी व्यवस्था फिर से बहाल होगी। रायपुर से IRS 24/7 के लिए मनोज नायक की रिपोर्ट। इधर लगातार ट्रेनों के रद्द होने के चलते रेल से सफर करने वाले यात्रीगण परेशान हो रहे हैं। रेलवे द्वारा आधुनिकीकरण के नाम पर लगातार ट्रेनें रद्द की जा रही हैं। ट्रेनों में एक और जहां बुकिंग फुल चल रही है, वहीं ट्रेनें खचाखच भरी हुई हैं। ऐसे में अचानक ट्रेन रद्द होने से यात्रियों का भरोसा रेलवे से उठ गया है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। रेलवे द्वारा देश भर में रेल सुविधाओं के आधुनिकीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते 2022 से ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला चल रहा है। पिछले साल रेलवे ने छत्तीसगढ़ में 2650 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया था। वहीं साल 2023 में भी ये सिलसिला नहीं थमा और इस वर्ष 1000 से ज्यादा ट्रेनें रद्द की गयी। प्रदेश में दिवाली और सीजन के दौरान भी 200 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया गया। हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और अब लोग विंटर वेकेशन मनाने के लिए जा रहे हैं। कई विद्यार्थियों की परीक्षाएं भी हैं, लेकिन ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बहुत दिक्कत है यहाँ पर जो ट्रेन वगैरह जो लेट चल रही है उसके चलते यात्रियों को बहुत परेशानी हो रहा है और बहुत ज़्यादा रास्ते में दिक्कत हो रही है। रेलवे में व्यवस्था में फर्क तो आया है, लेकिन गाड़ी बहुत लेट होती है। 3-3 घंटे 4-4 घंटे हमको प्लेटफॉर्म पे रहना पड़ता है और परेशानी हो जाती है और इतना आगे का हमारा जो रूटिंग होता है वो कट आउट हो जाता है। फिलहाल ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला जारी रहेगा।
क्योंकि इस नवंबर से जनवरी 2024 तक 85 से ज्यादा ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के रद्द होने की वजह राजनांदगांव से कान्हा स्टेशन में तीसरी लाइन जोड़ने और इंटरलॉकिंग का कार्य है। इसी तरह बिलासपुर मंडल के चंदिया रेलवे स्टेशन में भी तीसरी लाइन जोड़ने का कार्य चल रहा है। छत्तीसगढ़ से अन्य बड़े राज्यों तक जाने वाली अधिकतम ट्रेनें इसलिए रद्द चल रही हैं। जो ट्रेनें चल रही हैं उनमें भी लंबी वेटिंग लिस्ट है। प्रदेश भर में रेल से सफर करने वाली यात्रियों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार रेलवे द्वारा ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला जारी है। ऐसे में एक माह के भीतर 60 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, जिसके चलते यात्री जो है हलाकान है। शादियों का सीजन है, लोगों ने पहले से रिजर्वेशन करा रखा है, लेकिन ट्रेनों के रद्द होने के चलते यात्रियों की जो परेशानी है वो एक बार फिर से बढ़ गई है। और आप रेलवे स्टेशन में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो ट्रेनें संचालित भी है उनमें भी बैठने के लिए लंबी वेटिंग लिस्ट है। भीड़ भाड़ जो है वो देखने को मिल रही है। यात्रियों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ट्रेनों के रद्द होने से कितना परेशान है आप लोग? काफ़ी परेशानी हो रही है। जहाँ पहुँचना है वो समय पे पहुँच नहीं पा रहे हैं और हर जगह ट्रेन लेट होने के कारण क्या है, हम लोग का भी शेड्यूल पूरा बिगड़ गया है। तो लगातार ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला जारी है। ऐसे में शादियों का सीज़न है, वहीं जो विद्यार्थी है वो उनके एग्जाम्स का समय है। ऐसे में ट्रेनों के रद्द होने से यात्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तत्काल टिकट लेने के बाद भी अचानक ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों की परेशानी जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में देखना होगा इन व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कुछ द्वारा रेलवे द्वारा किया जाता है। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ मोहम्मद हसन, NH24/7 रायपुर। चलिए बात करें बलरामपुर की, तो बलरामपुर के राजपुर क्षेत्र में रहने वाले समाज सेवी अशोक अग्रवाल एक बार फिर चर्चा में है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पूरे ठंड ग्रामीण इलाकों में कंबल बांटते हैं। इसी कारण लोग इन्हें कंबल बाबा भी कहते हैं। बता दें कि अशोक अग्रवाल तब कंबल वाले बाबा के रूप में चर्चा में आए थे जब से उन्होंने कंबल वितरण का काम शुरू किया था और आज भी उनका यह काम लगातार इस क्षेत्र में जारी है। के द्वारा जो है विगत कई वर्षों से जो है कंबल बांटने का काम चल रहा है और इस वर्ष भी हमारे गांव में बांटेंगे। करीब करीब सभी लोगों को देते हैं। जो वोटर लिस्ट है ना, वोटर लिस्ट के आधार पर सभी लोगों को कंबल देते हैं। गरीब एरिया है, इन लोग को उतना अर्थ भी नहीं रहता है कि ले सके, इसलिए अपन अच्छा से अच्छा कंबल बांटने का कोशिश करते हैं कि इनसे हमारा प्रेम भाव भी बना रहे और धर्म का काम भी है। तो इस वक्त बुलेटिन में इतना ही। आगे ज्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहिए NH24/7। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।